कोई भी ऑटो वाला ऑडी लेने के लिए राजी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। लेकिन गाइज यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है कि आप तुरंत रियल टाइम में कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी सही सलामत होंगे, अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है इंदर कश्यप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बायजूस का जो बीडीए प्रोफाइल के जो इंटरव्यू है वो आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। मैंने खुद इंटरव्यू दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपसे इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल किए जाएंगे, आपको कैसा आंसर देना है ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट में होता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड। तो गाइस, इस तीनों राउंड का जो समरी है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में देखना, लेकिन गाइस वीडियो को जब भी देखना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने उसका कैसे जवाब दिया, इवन अगर मैंने उस टाइम पे अगर कुछ गलती किया था जवाब देने में, उसका भी करेक्शन आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे कि आप उसको कैसे अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जब बायजूस का बीडीए प्रोफाइल के लिए जब आप अप्लाई करोगे उस टाइम पे आपका एक रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए। उस टाइम पे जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे तो वो कंपनी ओरिएंटेड होना चाहिए। लाइक अगर आप बायजूस के बीडीए प्रोफाइल में जा रहे हो, मतलब जाहिर सी बात है कि ये एक सेल्स प्रोफाइल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिज्यूमे बनाओ ताकि इंटरव्यू के लिए कॉल आपको आए। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप एक अच्छा रिज्यूमे बनाओ, क्योंकि अगर आप एक सेल्स प्रोफाइल में जा रहे हो, चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो या फिर किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप सेल्स प्रोफाइल में जा रहे हो तो स्पेशली सेल्स के लिए, सेल्स के अकॉर्डिंग आप एक अपना रिज्यूमे बनाओ और उस रिज्यूमे को सेंड करो कंपनी में ताकि आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आए। और गाइज, आप एक अच्छा रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। वैसे मैंने भी बहुत पहले एक वीडियो बनाया था कि आप एक अपना CV कैसे तैयार कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर आप एक एप्लीकेशन के थ्रू अपना रिज्यूमे तुरंत तैयार कर सकते हैं एक अच्छा फॉर्मेट में। तो उसका भी लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं कि कैसे आप अपने रिज्यूम को बना सकते हैं। और गाइज, अब हम बात करते हैं कि जब आप अप्लाई कर दोगे उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो गाइज, सबसे पहली बात कि अगर आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू के लिए तो आपको मेल आ जाएगा कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद गाइज आपको एक कॉल आता है। तो बेसिकली गाइज, फर्स्ट राउंड जो है, जो कि एक टेलीफोनिक राउंड है, उसमें आपको कंपनी की तरफ से कॉल आएगा और उसके बाद ये बोला जाएगा कि आपका एक इंटरव्यू है, जो सेकंड राउंड इंटरव्यू होगा वो जूम एप्लीकेशन पे होगा और आपको वो टाइम और डेट बता देंगे कि लाइक आज शाम में आपका इंटरव्यू होगा जूम एप्लीकेशन पे, प्लीज़ बी अवेलेबल। ये सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा फर्स्ट राउंड के इंटरव्यू में। उसके बाद जो मेन इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो सेकेंड राउंड से स्टार्ट होता है, जो कि जूम एप्लीकेशन पे होगा। तो बेसिकली उसमें क्या क्या सवाल किए जाते हैं मैं आपको लाइन बाय लाइन एक एक करके मैं बताता हूं अभी। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड राउंड की, जहां पे आपका जूम एप्लीकेशन पे वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू होगा। जूम मीटिंग का जो लिंक होगा वो आपको मेल के थ्रू आ जाएगा या फिर आपको मैसेज भी आ सकता है। उसके बाद उस मीटिंग को आप अटेंड करोगे और अटेंड करने के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो गाइस, सबसे पहला सवाल इंटरव्यूअर की तरफ से यही आता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गाइज, इसके बहुत सारे तरीके हैं इंट्रोड्यूस करने का, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मैंने किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था वो मैं आपको बताता हूँ। माई सेल्फ इंद्रजीत कुमार कुशवाहा, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार, बट अराउंड 10-12 years ago my family shifted to Jharkhand. That's why I have completed my 10th and 12th from Jharkhand and I am pursuing my BTech from Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad in Computer Science. ये मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद मैंने एक लाइन और ऐड किया और वो लाइन ये है कि आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु लव टू इंटरेक्ट विथ न्यू पीपल एंड मोटिवेट समवन अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। ये जो लाइन है बेसिकली मैंने अपने रिज्यूमे में भी लिख के रखा हुआ है, बट फिर भी इंट्रोडक्शन में आप ये सारी चीज़ें बता सकते हो। आप अपनी हॉबी को भी बता सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी बता सकते हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप बताओगे कि आप अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में बताओगे। अगर आपने पहले कहीं जॉब किया हुआ है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो कि आपने किस कंपनी में काम किया हुआ है, कौन सी प्रोफाइल थी, ये सारी चीज़ें आपने कितने दिन तक वहाँ काम किया है, आपका कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आप अपने इंट्रोडक्शन में बता सकते हो।
बट मैं यहाँ पे फ्रेशर था और मेरा अभी बीटेक ऑनगोइंग था, मेरा उस टाइम पे बीटेक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने बोला कि आई एम परस्यूइंग माय बीटेक फ्रॉम JNTUH। बेसिकली इंट्रोडक्शन में वो लोग आपका कम्युनिकेशन स्किल को चेक करते हैं कि आप किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करते हो। अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन अपना अच्छा दे दिया इंटरव्यूअर के सामने, तो आगे का जो इंटरव्यू होने वाला है वो आपके लिए बहुत ही पोलाइट और बहुत ही ईजी होगा। उसके बाद गाइस दूसरा क्वेश्चन जो मेरे से किया गया वो ये था कि व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। बेसिकली उस टाइम पे मेरा एग्जाम कंप्लीट हो चुका था और मैं उस टाइम पे भी हैदराबाद में ही था और मैं अपने रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट का वेट कर रहा था। तो मैंने जवाब दिया बेसिकली नथिंग मच, आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट, आफ्टर कलेक्टिंग माई सर्टिफिकेट्स आई विल गो टू माई होम टाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा, आर यू प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। ये क्वेश्चन था। बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप आगे जा करके पढ़ाई करना चाहते हो या फिर अभी जॉब करना चाहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जॉब ज्वाइन कर लोगे और उसके बाद कुछ दिन के बाद आप बोलोगे कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है और आप जॉब छोड़ दोगे। तो ये हर किसी से ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपसे ये सवाल जरूर किया जाएगा कि आर यू प्लानिंग फॉर हायर एजुकेशन। और इस टाइम पर अगर आप बोलते हो कि हाँ मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है कहीं, या फिर आप प्लान कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आप इस जॉब पे फोकस नहीं करोगे और आप छोड़ करके चले जाओगे। कुछ टाइम करोगे जॉब को और उसके बाद छोड़ के चले जाओगे। तो ऐसे लोगों को कंपनी क्यों लेना चाहेगी, राइट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं आप चाहते होंगे कि अब आप काम करें, आप हायर एजुकेशन की प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, तभी आपने इस एप्लीकेशन को अप्लाई किया है। तो उसके बाद गाइस जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि मैंने बीटेक किया हुआ है या फिर कर रहा हूँ, तो बेसिकली उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंद्रजीत आपने बीटेक किया हुआ है, व्हाई डू यू वांट जॉइन सेल्स आफ्टर बीटेक। ये क्वेश्चन आता है सामने से। और गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन जो है हर एक से पूछा ही जाएगा। अगर आप किसी और फील्ड के हो, लाइक मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ और सेल्स में जा रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कंपनी ये पूछेगी कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो। तो वैसे ही अगर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर किसी अदर फील्ड से हो अगर आप, तो फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और इसका आंसर अगर आपने एकदम सटीक नहीं दिया, एकदम सॉलिड रीज़न होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक जेन्युइन बात है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो आप टेक्निकल में ही काम करना चाहोगे, लेकिन अगर आप सेल्स में आ रहे हो तो कुछ तो रीज़न होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास अभी कोई जॉब नहीं मिल रहा है या फिर कोई जॉब नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे ही टाइम पास के लिए इस सेल्स में जा रहे हो। अगर आप बाय इंटरेस्ट जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ रुकोगे। अगर ऐसे टाइम पास के लिए जा रहे हो तो कंपनी आपको हायर ही नहीं करेगी। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने बीटेक किया हुआ बट मैं सेल्स में जा रहा हूँ, तो इसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए था मेरे पास। तो मैंने जवाब दिया, बिकॉज आई एम नॉट दैट मच गुड इन कोडिंग बट आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड माई कन्विंसिंग स्किल इज़ वेरी गुड and I think in sales profile communication skills and convincing power is required the most, so I think I'm suitable for this profile। तो गाइस जब मैंने ये आंसर किया तो मैम ने वहाँ सामने से क्वेश्चन पूछा, ओके बट टेक्निकल फील्ड में भी बहुत कुछ है, लाइक आप टेक्निकल सपोर्ट में जॉब कर सकते थे, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन सकते थे, बट आपने ऐसा नहीं किया। आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो, आपने सेल्स को ही क्यों चुना। तो बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन पूछने का मकसद पहले जान लेते हैं। सबसे पहली बात कि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, अगर मैं सेल्स में जा रहा हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर रीज़न होना चाहिए, एक बहुत ही बढ़िया रीज़न होना चाहिए मेरे पास सेल्स में जाने का। अगर मेरा रीज़न प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं सेल्स ऐसे ही टाइम पास के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। इसलिए गाइज अगर आप किसी भी फील्ड से हो लेकिन अगर आप सेल्स में जा रहे हो तो आपके पास ये आंसर बहुत अच्छा रहना चाहिए, ये रीज़न आपके पास बहुत बढ़िया रीज़न होना चाहिए सेल्स में जाने का। अगर आपके पास एक प्रॉपर रीज़न नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी को वैसे लोग चाहिए जिनका इंटरेस्ट हो सेल्स में, वो जाने के बाद कंपनी को काम करके दें। ऐसा नहीं कि वो टाइम पास के लिए आ रहे हैं, कुछ दिन काम करने के बाद वो जॉब छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए ये सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और क्रॉस क्वेश्चन किया जा रहा है मुझसे। तो मैंने इसका आंसर कैसे दिया आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। मैंने बोला कि मैम टेक्निकल सपोर्ट या कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में ग्रोथ नहीं है, एंड अगर मेरे पास कोई स्किल्स है तो उसको मैं सबसे अच्छे जगह पे यूज़ करना चाहूँगा। लाइक अगर मैं सेल्स में जाता हूँ तो मेरे पास परफेक्ट जॉब होगा मेरे स्किल्स को यूज़ करने का, और मैं ग्रो कर सकता हूँ प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली एज वेल, बिकॉज डेफिनेटली देयर विल बी इंसेंटिव अपार्ट फ्रॉम द फिक्स सैलरी एंड दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू गिव माई 200%। तो गाइज मैंने ये आंसर दिया, व्हाट इट शोज दैट आई एम मोटिवेटेड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आंसर था। लाइक आप उनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैम टेक्निकल सपोर्ट या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास ग्रोथ नहीं होगा, मेरे पास लिमिटेड पैकेज होंगे जो कि मेरे करियर ग्रोथ को एक लिमिटेशन में बांध देगा, और ये मैं नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता हूँ प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी,
क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी सैलरी अच्छी हो, जितना भी वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनकी सैलरी बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। वो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी इसलिए ले रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कंपनी सैलरी दे रही है। तो सैलरी के बारे में खुल के बात करना इट्स नॉट बैड थिंग। आप जितनी खुल के सैलरी के बारे में बात करो, क्योंकि हर कोई काम इसलिए करता है ताकि उसको अच्छा पैसा मिले, तो सैलरी के बारे में खुल के बात किया करो गाइज। मैंने क्लियरली बोल दिया था कि अगर मैं टेक्निकल सपोर्ट में जाता हूँ या फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनता हूँ तो मेरे पास लिमिटेड सोर्स होंगे, मेरे पास लिमिटेड पैकेज होगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा प्रोफेशनली भी या फिर फाइनेंशियली भी। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे लेवल तक ले जाऊँ, मैं सक्सेस होना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैं सेल्स में जाना चाहता हूँ। क्योंकि सेल्स में डेफिनेटली देयर विल बी इंसेंटिव्स अपार्ट फ्रॉम फिक्स सैलरी दैट विल डेफिनेटली मोटिवेट मी टू गिव माई 200%। तो गाइज जब मैंने इतना अच्छा आंसर दिया, इतना अच्छा रीजन दिया सेल्स में जाने का, तो मैम ने मुझसे एक दूसरा क्वेश्चन किया। बेसिकली ये एक लालच था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैम ने बोला कि वी आर ऑल्सो हायरिंग इन टेक्निकल प्रोफाइल, आई कैन फॉरवर्ड यू टू द टेक्निकल प्रोफाइल इफ यू वांट। तो गाइज इस क्वेश्चन को करने का मतलब एकदम साफ है, मुझे लालच दिया जा रहा है कि टेक्निकल प्रोफाइल में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी टेक्निकल प्रोफाइल में भी ओपनिंग है। आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप कहोगे तो मैं वहाँ पे आपको फॉरवर्ड कर सकती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे बोल दोगे कि हाँ ठीक है मैम आप मुझे वहाँ पे फॉरवर्ड कर दीजिए, तो फिर आपका इंटरव्यू वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक्यूरेट नहीं हो अपने डिसीजन को लेकर के। आपने अभी बोला कि आप सेल्स में जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे आपने टेक्निकल प्रोफाइल के बारे में सुना आप तुरंत बोलते हैं कि हाँ ठीक है मुझे आप वहाँ फॉरवर्ड कर दीजिए। डेट्स मीन आप नहीं जाना चाहते हैं सेल्स में, या फिर अगर आपने सेल्स के लिए अप्लाई किया है तो आपने ऐसे ही टाइम पास के लिए अप्लाई किया था। इसलिए आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया, नो मैम एज आई टोल्ड यू दैट आई एम नॉट दैट मच गुड इन टेक्निकल प्रोफाइल, so even if I get selected I won't be able to grow as much as I can grow in sales, so I would like to go with sales only। तो बेसिकली गाइज ये आंसर मुझे जहाँ तक लगता है बहुत ही परफेक्ट आंसर है। आप टेक्निकल प्रोफाइल में नहीं जाना चाहते हैं, आप सेल्स में ही जाना चाहते हैं, इस आंसर से पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि आप अपने डिसीजन पे अभी भी टिके हुए हैं, आप सेल्स में जाना चाहते हैं क्योंकि आपका ये इंटरेस्ट है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आंसर है। आप ये सारे आंसर्स को रटना मत गाइज, आप अपने हिसाब से देखना। और गाइज यहाँ पे आप इंग्लिश में भी रिप्लाई कर सकते हो, हिंदी में भी रिप्लाई कर सकते हो। अगर इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो कोशिश करो कि इंग्लिश में ही जवाब दूँ। अगर आप चाहो तो हिंदी में भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई बर्डन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में देते हो तो अच्छी बात है, मैं तो बोलूँगा कि आप इंग्लिश में दो, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिक्स करके बात करो ताकि आपका कॉन्फिडेंट भी अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, मैम ने खुद हिंदी में क्वेश्चन किया था तो मैंने हिंदी में ही जवाब दिया था, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बात कर रहा था। तो गाइज यहाँ पे आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदी में भी जवाब दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें जवाब दे सकते हो। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। या फिर इस क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि आप खुद में ऐसी क्या क्वालिटीज देखते हैं इस जॉब को लेकर के, क्यों आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं। तो गाइज मैंने इसका आंसर ये दिया, बिकॉज आई हैव ग्रेट एप्टीट्यूड इन दिस फील्ड, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्किल्स, I have patience and positive attitude and also I have understanding about the customers behavior। तो गाइज ये जो मैंने 5 पॉइंट लिखा हुआ है, ये 5 क्वालिटीज जो है आप पहले से बुक में लिख करके रखना, क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि एक दो बोलेंगे कि हाँ मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है या फिर मैं पॉजिटिव हूँ, मेरा कॉन्फिडेंट अच्छा है, लेकिन एक दो पॉइंट में वो जो है रुक जाते हैं। लेकिन आपको कम से कम 5 पॉइंट एकदम तुरंत बोलना है ताकि अगले को भी लगे कि हाँ आप प्रिपेयर्ड हो, आप वेल प्रिपेयर्ड हो फॉर द इंटरव्यू। तो इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इसको लिख करके रखेंगे किसी बुक में, ताकि आपको रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो गाइज उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि डिड यू अपीयर इन एनी कैंपस इंटरव्यूज। और गाइज मैंने यहाँ पे नो बोल दिया, और मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था एक्चुअली, क्योंकि आप यहाँ पे नो बोलोगे गाइज तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है आपके इंटरव्यूज के ऊपर। आपको यहाँ पे नो नहीं बोलना है। अगर आप हाँ बोल दोगे तो कौन सा आपको वो चेक करने आती है कि सही में आपने अटेंड किया था या नहीं किया था। तो बेसिकली यहाँ पे मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप नो मत बोलना। अगर आप नो बोलोगे तो फिर आपसे वो बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चन करने लगेंगे कि क्यों नहीं किया। और गाइज अगर आप हाँ बोलोगे तो क्या क्वेश्चंस कर सकती है वो आपसे, पॉसिबिलिटीज़ क्या है। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप की कंपनी आई थी आपके कैंपस सिलेक्शन के लिए और आपका रिजल्ट क्या था। लाइक अगर आपने अटेंड किया था तो आपका क्या वो सिलेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। अगर आप बोलते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो फिर आपसे वो पूछेगी कि आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, आपने कहाँ पे गलती किया था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और गाइस मैंने बीटेक किया हुआ है, तो अगर मैं कैंपस इंटरव्यू में अगर किसी ऐसे कंपनी में जा करके अटेंड करता जो कि मेरे टेक्निकल फील्ड की होती, तो फिर मेरे से ये इंटरव्यूअर क्वेश्चन करती कि आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो तो फिर आपने टेक्निकल फील्ड वाली कंपनी में एक इंटरव्यू क्यों दिया था। इसका मतलब कि आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो,
इस टाइप के कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं और इसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। जैसा आप आंसर करोगे उसके हिसाब से वहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, उसके हिसाब से क्रॉस क्वेश्चन आएगा। एज अ सेल्स पर्सन आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। किसी भी तरह की क्रॉस क्वेश्चन अगर वो करती है तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहो उसका जवाब देने के लिए। जैसे कि मैंने ये सारे क्वेश्चंस को लिस्ट बनाया हुआ है, इस क्वेश्चंस को अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर क्या दोगे, ये सारी चीज़ें आप पहले से प्रिपेयर करके रखो। तो जैसे कि मैंने बोला है कि मैं कैंपस इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ, किसी भी ऐसे इंटरव्यू को मैंने अटेंड नहीं किया है। तो मैम ने पूछा कि क्यों, आपने आखिर किसी भी तरह का कैंपस इंटरव्यू में अटेंड क्यों नहीं किया। तो मेरा जवाब ये था गाइज, अभी तो मैं फंस चुका था ना बोल करके। तो गाइज मैंने इसका आंसर दिया बिकॉज द कंपनी विच वर कमिंग फॉर द कैंपस इंटरव्यूज एंड द जॉब व्हाट दे वर ऑफरिंग वाज आउट ऑफ माई इंटरेस्ट, लाइक टेक्निकल सपोर्ट जॉब, वॉइस एंड नॉन वॉइस कस्टमर सपोर्ट एक्सेट्रा। ये सिंपल सा मैंने आंसर दिया गाइज और इस क्वेश्चन से मैं बहुत ही अच्छे से निकल गया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से कोई कंपनी नहीं आ रही थी तो मुझे अपियर करने से कोई फायदा ही नहीं था। तो गाइज ये रियलिटी है, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे कोई अच्छी कंपनी जाती ही नहीं है, सिर्फ कस्टमर केयर वाले जाएंगे या फिर वॉइस सपोर्ट, नॉन वॉइस सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी ऐसी कंपनी जाएंगी आपके सामने। तो बेसिकली आपके जो मेन फील्ड वाली कंपनी है जो आपको कोर जॉब देगी, वैसी कंपनियां बहुत कम ही कॉलेज में जाती हैं। तो इससे ये साबित होता है गाइस कि मुझे जो इंटरेस्ट है मैं वही काम करता हूं। तो अगर मैं सेल्स के लिए अप्लाई किया हूं तो मुझे इंटरेस्ट है इस सेल्स में। अगेन मैं बोलूँगा कि इसको रटने की कोशिश मत करना, आप अपने हिसाब से खुद का आंसर देना, इसको एज अ रेफरेंस लेना। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट बायजूस बीडीए प्रोफाइल। तो आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, ये उतना इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन आपको कुछ तो बोलना होगा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से तो सुना होगा, कहीं से तो पता चला होगा आपको, तभी आपने अप्लाई किया है। तो जैसे कि मैंने बोला कि वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी एज ही नोज माई स्किल्स, so he told me that maybe you will fit for this job and I also found this interesting so I applied it। उसके बाद गाइस यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है हर किसी से पूछा ही जाएगा, लाइक वेयर एल्स हैव यू अप्लाइड अपार्ट फ्रॉम दी बायजूस। आपने बायजूस के अलावा और कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो गाइज यहाँ पे भी मैंने गलती कर दिया, मैंने बोल दिया कि मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया है। बेसिकली गाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही करते हैं, जब तक उनकी स्टडी कंप्लीट नहीं होती है तब तक वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं करते हैं। ये एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है आपके अगेन इंटरव्यू पे, क्योंकि गाइज अगर आप बोलते हो कि मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया है, इट शोज दैट यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर करियर, क्योंकि आपका बीटेक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है और आपने अभी तक कहीं अप्लाई नहीं किया है। अगर आपका सेल्स में ही इंटरेस्ट है तो आपने सेल्स में ही कहीं ना कहीं तो अप्लाई किया होता। तो इसलिए गाइज यहाँ पे आप जरूर बोलना कि हाँ मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो याद रखना कि जो आप दूसरी कंपनी का नाम बताओगे उसमें भी आप यही बोलोगे कि मैंने सेल्स के लिए ही अप्लाई किया है, ताकि ये चीज़ दिखे कि आप सेल्स के जॉब की ही तलाश में हो। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे सेल्स के लिए अप्लाई किया है, किसी दूसरी कंपनी में आपने टेक्निकल प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया हुआ है। ऐसे अगर आप आंसर करोगे तो फिर आपका यहाँ पे दिखेगा कि आप अपने करियर को लेकर के कंफ्यूज्ड हो, आपको खुद नहीं पता है कि आपको किस प्रोफाइल में जाना है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे भी बहुत क्लियर होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। तो गाइस जब मैंने ना बोल दिया कि मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया है, तो उसके बाद मैम ने पूछा कि वाई, आपने अगर कहीं अप्लाई नहीं किया तो फिर आप कर क्या रहे थे। तो गाइज मैंने यहाँ पे आंसर किया बहुत ही अच्छे तरीके से और मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया मैम को। मैंने बताया मैम को कि मैम मेरा एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे लगभग इतने सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे अपना बहुत सारा टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया था अभी तक। मैं वहाँ पे था इंगेज्ड, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये भी वेट कर रहा था कि मेरा एग्ज़ाम खत्म हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, सर्टिफिकेट्स आ जाए, उसके बाद मैं कहीं अप्लाई करूँगा। तो ये आंसर दे करके मैंने वहाँ से भी निकल गया। लेकिन जब मैंने बोला कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है तो मैम के पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि लाइक ओ इसका मतलब कि आपके पास यूट्यूब चैनल है तो फिर हो सकता है कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ही आगे करना चाहें अपने करियर में, आपको जॉब की क्या ज़रूरत है, फिर आप क्यों अप्लाई कर रहे हो फिर जॉब के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे मैम को बोला कि मैम मैं यूट्यूब जो करता हूँ वो एक पार्ट टाइम है, मैं जब भी मुझे फ्री टाइम होता है तब मैं यूट्यूब पे टाइम देता हूँ और मैं यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट्स का वेट कर रहा हूँ। सर्टिफिकेट आने के बाद मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँगा। एक फुल टाइम जॉब मेरे पास होना चाहिए, एक सिक्योर जॉब होना चाहिए मेरे पास, और उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचेगा उसको मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे दूंगा। तो फिर मैम ने पूछा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो कौन से नीच पे है। तो फिर मैंने बताया कि मेरा चैनल जो है वो टेक चैनल है। तो मैम ने पूछा कि फिर आप तो टेक में ही इंटरेस्टेड हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आपको सेल्स में जाना है लेकिन कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट तो टेक में ही है। तो फिर मैंने बोला कि मैम ऐसा नहीं है कि टेक चैनल है इसका मतलब मैं वहाँ पे कोडिंग सिखा रहा हूँ, मैं वहाँ पे बेसिकली एप्लीकेशन का रिव्यू करता हूँ, अनबॉक्सिंग करता हूँ, बहुत सारे हाउ टू कैरीज के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा चैनल अगर टेक चैनल है इसका मतलब कि मैं वहाँ पे कोडिंग सिखाता हूँ। तो जिस तरीके से मैं आपको अभी बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से मैंने मैम को समझाया। तो फिर मैम ने बोला कि चलो ठीक है। तो फिर इस तरीके से मैं यहाँ से भी निकल गया। उसके बाद आता है सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन,
बेसिकली यहाँ पे जो है आपको एक सिनारियो दिया जाएगा, मैम ने मुझे एक कंडीशन दिया, उस कंडीशन के हिसाब से मुझे बात करना था, बेसिकली मुझे कन्विंस करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैम ने बोला यू आर द ऑनर ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट एंड माई डॉटर इज टेकिंग बायजूस क्लासेस, शी इज ऑलरेडी अ क्लास टॉपर एंड स्कोरिंग 98%, कन्विंस मी टू स्विच टू योर इंस्टीट्यूट एंड लीव बायजूस। तो गाइज मैम ने मुझे एक यहाँ पे कंडीशन दिया कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट का ऑनर हूँ और मुझे मैम को कन्विंस करना है, मतलब मैम वहाँ पे पेरेंट बनी हुई थी और मुझे वहाँ पे मैम को कन्विंस करना था कि आप बायजूस की क्लासेस छोड़ दीजिए। उनकी जो बच्ची है वो बायजूस पे पढ़ाई कर रही है, लेकिन मुझे कन्विंस करना है कि आप बायजूस छोड़ दीजिए और हमारे यहाँ पे पढ़ाइए अपनी बच्ची को। बट यहाँ पे मैम ने सिनारियो के साथ ये भी बोला स्टार्ट इन इंग्लिश एंड एंड अप इन हिंदी। तो मुझे यहाँ पे इंग्लिश में स्टार्ट करना था और हिंदी में ख़त्म करना था, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने बोल दिया था। तो मैंने स्टार्ट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, मैंने सेम हूबहू तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन मैंने लगभग ऐसे ही बात किया था जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मैम, दिस इज इंद्रजीत फ्रॉम आकाश इंस्टीट्यूट, एम आई टॉकिंग टू प्रियाज मदर। तो मैम ने बोला कि हाँ। उसके बाद मैंने बोला मैम हाउ इज़ प्रियाज स्टडीज़ गोइंग। तो उन्होंने कहा कि नाइस, शी इज़ स्कोरिंग मोर देन 95%। तो फिर मैंने बोला ओके डेट्स गुड मैम, एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस कॉल इज़ डैट वी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिस एरिया and we have all the highly educated faculties, so we want you to try our free demo classes for Priya। ये मैंने बोला। उसके बाद मैम ने बोला कि नहीं, मुझे आपके क्लास की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी ऑलरेडी बायजूस पर क्लासेस लेती है और वो अच्छा कर रही है। उसके बाद मैंने बोला कि मैम एक्चुअली दिस इज टोटली फ्री डेमो क्लास, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग अ स्कॉलरशिप टेस्ट, इफ़ योर डॉटर गेट सिलेक्टेड मीन्स शी विल बी गिवन 100% स्कॉलरशिप। और फिर उसके बाद मैंने एक्सप्लेन किया कि मैम आप बायजूस पे पढ़ाती हैं अपनी बच्ची को, तो कहीं ना कहीं आपने बायजूस की कोर्सेज को खरीद के रखा होगा और मैम आपको इंटरनेट का खर्च और प्लस मोबाइल या फिर लैपटॉप पे आप अपनी बच्ची को क्लास दे रही होंगी, तो उसके खर्च कहीं ना कहीं आप इतना खर्च कर रही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी जो स्कॉलरशिप है, आप अपनी बच्ची को इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने दें। क्या पता हो सकता है कि वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाए और आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा और आपकी बच्ची इस एरिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ पाएगी फ्री में। तो इस तरीके से मैंने कन्विंस करने का कोशिश किया मैम को। तो ये पॉइंट मैम को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने 100% स्कॉलरशिप बोल के कहीं ना कहीं एक लालच दिया पेरेंट को कि आप पार्टिसिपेट करने दीजिए अपनी बच्ची को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आपकी बच्ची को एक पुशअप मिले। अगर आपकी बच्ची इतना अच्छा कर रही है तो कहीं ना कहीं आगे चल के भी उसका ये परफॉर्मेंस बरकरार रहना चाहिए। जैसे जैसे बच्चों के क्लासेस बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके जो परफॉर्मेंस होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस लो होते हैं। तो अगर आपकी बच्ची को एक अच्छा इंस्टीट्यूट से पढ़ाया जाएगा, अच्छा एक एजुकेशन दिया जाएगा, तो वो जो उनका लेवल है वो लेवल बरकरार रहेगा। तो इस तरीके से मैंने कन्विंस करने का कोशिश किया। तो मैम ने बोला ओके डन, मतलब कि मैम कन्विंस्ड हो गई। उसके बाद गाइस तुरंत से मैम ने दूसरा सिनारियो दिया। मैम ने बोला एक ऑटो वाले को अगर आपको ऑडी बेचना है तो आप कैसे बेचोगे। जरूरी नहीं है गाइस कि ये सिनारियो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम सिनारियो आपसे पूछा जाए, लेकिन इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि एक गंजे को आप कंघी कैसे बेचोगे, आप मुझे ये पेन बेच करके दिखाओ, या फिर आप मुझे बायजूस का ये क्लास बेच करके दिखाओ। आपका जवाब कितना क्रिएटिव होता है वो देखना चाहते हैं वो लोग। तो बेसिकली यहाँ पे जब मैम ने मुझे बोला कि आप एक ऑटो वाले को ऑडी कैसे बेचोगे, तो मैंने उसका जवाब दिया मैम सबसे पहले तो मैं उस ऑटो वाले को सबसे जो मैक्सिमम जो डिस्काउंट होगा ना वो मैं दिलवा दूंगा अपनी कंपनी की तरफ से, और दूसरी बात अपनी कंपनी की तरफ से फ्री में ट्रेनिंग दिलवा दूंगा। अभी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर ही रहा था, तब तक मैम ने टोक दिया मुझे और बताया कि आप जब एक ऑटो वाले को ऑडी लेने की बात करोगे तो वो तो फिर हंसने लगेगा ना, वो बोलेगा कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, मेरी औकात से बाहर है इस चीज़ को लेना। तो फिर मैंने बोला कि या मैम डेट्स ट्रू, बट मैं वहाँ पे उनको समझाने की कोशिश करूँगा, उस ऑटो वाले को समझाने की कोशिश करूँगा कि सर जो भी पैसे आपको देने हैं वो आपको एक ही बार नहीं देना है, आपको EMI के थ्रू पैसे देने होंगे। और दूसरी बात मैं उनको ये समझाऊंगा कि जो भी भाड़ा आपको मिलता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, उसी सेम डिस्टेंस के लिए अगर आप ऑडी से ले जाओगे किसी को तो 10 गुना ज़्यादा भाड़ा मिलेगा आपको। मैम को ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि ओके डन। तो गाइज यहाँ पे मेरा दूसरा सिनारियो भी कंप्लीट हो गया। बेसिकली यहाँ पे ऑटो वाले को अगर रियलिटी में आप जा करके ये बात बोलोगे तो नहीं बिकेगा, कोई भी ऑटो वाला ऑडी लेने के लिए राजी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो। लेकिन गाइज यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी देखी जा रही है कि आप तुरंत रियल टाइम में कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हो। मैंने ये सारे पॉइंट्स बताया तो मैम को लगा कि हाँ आप किसी भी सिचुएशन में कुछ ना कुछ रिस्पांस आप दोगे ही अपने तरफ से कस्टमर को। तो बेसिकली गाइस ये सिनारियो खत्म हो गया यहीं पे, और इसके बाद मैम ने मुझे बोला कि इंद्रजीत आई एम सिलेक्टिंग यू। बेसिकली ये सिलेक्शन वाला जो रिजल्ट होता है उसी टाइम पर नहीं बताया जाता है, लेकिन मैम ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि मैं तुम्हें सिलेक्ट कर रही हूँ
और जो थर्ड राउंड का जो मेन फाइनल राउंड का इंटरव्यू जो होगा उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहो। बायजूस के कंपनी के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपके पास जो सेल्स में जाने का जो रीज़न है वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए आपके पास, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और इस तरीके से मेरा यहाँ पे सेकंड राउंड का इंटरव्यू खत्म हुआ। अब बात करेंगे हम थर्ड राउंड के बारे में। थर्ड राउंड में कैसे कैसे सवाल किए जाते हैं। अगर आप सेकंड राउंड में सिलेक्ट होते हो तो फिर आपको थर्ड राउंड के लिए मौका मिलेगा, वरना आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो है सेकंड राउंड का रिजल्ट मुझे मैम ने मुझे उसी मीटिंग में बता दिया था। तो उसके 3-4 दिन बाद मुझे फाइनल राउंड का इंटरव्यू के लिए मेल आया था और टाइम और डेट वगैरह सब कुछ मेंशन था वहाँ पे। तो बेसिकली जो थर्ड राउंड का जो मेरा इंटरव्यू था वो लगभग 35 मिनट का था। तो गाइस फाइनल राउंड के इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन थे जो सेकंड राउंड के इंटरव्यू में पूछा गया था। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने सेम चीज़ को मैंने यहाँ पे बोला जैसे कि मैंने सेकंड राउंड के इंटरव्यू में बोला था। और गाइज मैंने यहाँ पे एक चीज़ क्या किया, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में नहीं बताया। तो सर ने मुझे सामने से पूछा कि टेल मी अबाउट योर फैमिली मेंबर्स एंड व्हाट दे डू। तो मैंने यहाँ पे बताया, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताया, मेरे पापा क्या करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। और गाइज मुझे जहाँ तक लगता है कि ये फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछने का रीज़न यही था ताकि वो समझ सके कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, उसके हिसाब से वो मुझसे बात करेंगे आगे इंटरव्यू में। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि व्हाट्स योर ड्रीम्स एंड प्लान्स, अकॉर्डिंग टू योर फैमिली कंडीशन आप ड्रीम देखोगे, आपके प्लान्स होंगे, इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है और क्या करते हैं। तो जब उन्होंने मुझसे ये पूछा कि व्हाट्स योर ड्रीम्स एंड प्लान्स, तो मैंने आंसर दिया, सर आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ, वांट टू ग्रो माई सेल्फ प्रोफेशनली, दैट्स व्हाई आई वांट टू स्टार्ट माई करियर नाउ इटसेल्फ एंड डोंट वांट टू स्पेंड मोर टाइम्स इन स्टडी। बेसिकली गाइस मैंने यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि मुझे और स्टडी नहीं करना है, ताकि सामने से ये क्वेश्चन आए ही ना कि आप हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हो या नहीं। उसके बाद गाइस उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा आपसे, हर राउंड में ये सवाल पूछा ही जाएगा कि आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने जो सेकंड राउंड में आंसर दिया था बिल्कुल मैं वैसा ही आंसर दिया। मैंने बोला, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट दैट मच गुड इन कोडिंग एंड सर कोई भी फील्ड हो अगर आप उसमें अच्छा नहीं हो तो आपको बहुत ही लिमिटेड पैकेज मिलेगा एंड ग्रोथ भी नहीं होगा, इसलिए मैं सेल्स ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसमें अच्छा हूं एंड सर इन सेल्स देयर विल बी इंसेंटिव्स अपार्ट फ्रॉम द फिक्स्ड सैलरी, इसलिए यहाँ पे ग्रो होने के चांसेस बहुत हैं प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली एज वेल। उसके बाद मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, डू यू हैव एनी जॉब ऑफर येट। तो मैंने इसका जवाब दिया नहीं, क्योंकि नहीं है तो भाई नहीं बोलना है, यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। अगर आपने कहीं जॉब नहीं किया है तो आप बोलो नहीं किया है। हाँ अप्लाई करने की बात हो तो वहाँ पे झूठ बोल सकते हो कि हाँ मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अगर एजुकेशन सेक्टर में सेल्स की बात करें तो वेदांतु भी है जो कि बायजूस का कंपटीटर माना जा सकता है। तो फिर सर ने बोला, ओके देन व्हेन डिड यू कंप्लीटेड योर एग्जाम्स। तो मैंने बोला कि अराउंड 1 मंथ बैक एंड रिजल्ट्स आर येट टू कम। उसके बाद गाइस सर ने मुझे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बट अभी तक आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया है, वेयर डिड यू अप्लाइड अपार्ट फ्रॉम द बायजूस। तो मैंने फिर यहाँ पे बोला, सर मैंने अभी तक सिर्फ बायजूस में ही अप्लाई किया है सर, बेसिकली मैं अपने रिजल्ट्स एंड सर्टिफिकेट का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने होम टाउन जाऊँगा, मतलब झारखंड जाऊँगा, मेरा जो घर है अभी मैं हैदराबाद में हूँ। और मैंने सर ये सोच के रखा हुआ है कि आफ्टर गोइंग टू माई होम टाउन आई विल स्टार्ट अप्लाइंग, क्योंकि सर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो वर्क जोन मिलेगा मुझे वो हैदराबाद का ही मिलेगा और मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने घर पे रहना चाहता हूँ होम टाउन में। तो अगर मैं होम टाउन में अप्लाई करूँगा तो मुझे मेरा जो वर्क जोन होगा वो मेरा होम टाउन ही रहेगा, तो इसलिए मैंने अभी तक किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं किया है सर। और गाइस अगर आपने सेकंड इंटरव्यू में बोला है कि आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया अभी तक और फाइनल राउंड के इंटरव्यू में अगर आप बोलोगे कि हाँ मैंने बहुत जगह अप्लाई किया है, तो इसके चक्कर में मत रहना गाइस, क्योंकि दोनों इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग जो है ना ऑडिट होते हैं। ऑडिट होने के बाद अगर पता चलता है कि आपने सेकंड राउंड में कुछ और बोला था सेम क्वेश्चन के लिए और फाइनल राउंड में कुछ और बोल रहे हो, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, तो फिर आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना, जो भी चीज़ें आपने सेकंड राउंड में बोला है या फिर शुरू से जो बोलते आ रहे हो फाइनल राउंड तक आपको वही बोलना है। इसलिए आप पहले से ही डिसाइड करके जाओ कि आपको बोल देना है कि हाँ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि आपने कहीं पे भी अप्लाई ही नहीं किया है तो ये शो करता है कि आप अपने करियर को लेकर के सीरियस नहीं हो, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि मैंने कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा एक रीज़न दे दिया कि मैंने अभी तक क्यों अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन आता है, सो हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस प्रोफाइल। ये भी क्वेश्चन कॉमन है गाइज, आपको हर राउंड में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे भी मैंने सेम आंसर को रिपीट कर दिया। उसके बाद गाइज अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑन बायजूस वीडियो प्रोफाइल। तो मैंने यहाँ पे आंसर दिया गाइज, बेसिकली वी विल बी गिवन सम लीड्स लाइक कस्टमर्स नंबर्स एंड डिटेल्स एंड वी विल हैव टू कॉल देम एंड कन्विंस देम टू बाय अ प्रीमियम कोर्सेस ऑफ बायजूस।
गाइस यहाँ पे जो बायजूस का बीडीए प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको यही करना होता है। आपको लीड्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिया जाता है, डिटेल्स दिया जाता है कस्टमर का, जिनको आपको कॉल करना है, उनको कन्विंस करना है प्रीमियम कोर्सेस लेने के लिए। तो ये चीज़ आप सेम चीज़ बोल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद गाइस उन्होंने पूछा कि व्हाट आर द चैलेंजेस यू सी इन दिस प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे बताने लगा कि आई मे गेट रूड कस्टमर्स ऑल्सो, बट आई विल हैव टू टॉक टू देम वेरी नाइसली एंड आई विल नीड टू वर्क 8 to 9 आवर्स डेली। तो जैसे मैंने बोला कि 8 to 9 आवर्स डेली मुझे काम करना होगा, तो फिर सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। लाइक वो बोलने लगे कि अगर आप फिक्स्ड वर्किंग आवर टाइप जॉब खोज रहे हो तो ये जॉब आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको लगभग 10 से 12 घंटे डेली काम करना होगा। अगर आप सोच के आ रहे हो कि आपको 8 घंटे काम करने के बाद आपको छुट्टी हो जाएगी, ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है। जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, डेली टारगेट जो आपको दिए जाएंगे, तब तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वो समझाने लगे और फिर वो बोले मुझे नहीं लग रहा है कि आप ये जॉब कर पाओगे, क्योंकि आप मुझे अपने करियर में सीरियस नहीं लग रहे हैं। आपने अभी तक कहीं किसी भी कंपनी में अप्लाई नहीं किया है और आपको इस प्रोफाइल में क्या चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें भी आपको नहीं पता है। तो फिर गाइस मैंने फिर से एक्सप्लेन किया कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया है अभी तक, ये बात मैं फिर से बताया उनको। उसके बाद गाइस मैंने फिर से अपने यूट्यूब चैनल के बारे में डिस्कस किया इनसे। जो भी फ्री टाइम होता है मेरे पास वो मैं अपने यूट्यूब को देता हूँ, और प्लस फेसबुक मार्केट प्लेस के बारे में भी मैंने बताया। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होते थे मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पर रीसेल करता था। लाइक मैंने 250 का जीन्स 800 रुपये में बेचा हुआ है डायरेक्ट फ़ोन कॉल पे। तो ये सारी चीज़ें मुझे पर्सनल सेल्स के बारे में एक्सपीरियंस है। और मैंने बोला कि मेरे चाचा का गारमेंट्स का शॉप है जहाँ पे मैं बैठता था बचपन से ही, तो मुझे पता है कि मुझे कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं कि तो फिर आप वही करो, आप अपने यूट्यूब को ही कंटिन्यू करो, आप जॉब क्यों करना चाहते हो। और गाइज ये सवाल मुझे सेकंड राउंड में भी पूछा गया था कि आप अपने यूट्यूब को ही कंटिन्यू करो, आप जॉब क्यों करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन किया सर को। मैंने बोला कि सर यूट्यूब मेरा पार्ट टाइम जॉब है, लाइक मैं जब भी फ्री रहता हूँ तब अपने यूट्यूब को टाइम देता हूँ, लेकिन मुझे एक सिक्योर जॉब चाहिए। तो गाइज वो मुझसे यूट्यूब के बारे में ज़्यादा नहीं पूछें, वो सिर्फ मुझसे ये जानना चाहते थे कि मैं सेल्स को लेकर के कितना सीरियस हूँ। उसके बाद गाइज वो मुझसे पूछते हैं कि सेल्स और बायजूस, तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका प्रायोरिटी सेल्स है या फिर बायजूस है। तो गाइज मैंने इसका आंसर किया, ऑब्वियसली माई प्रायोरिटी इज सेल्स, बट बायजूस इज वेरी रेप्यूटेड कंपनी एंड द बेस्ट थिंग इज डैट इट इज़ प्रोवाइडिंग मी एग्जैक्टली द सेम जॉब व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। तो ये आंसर सुनने के बाद वो थोड़े सेटिस्फाइड हुए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन सेल्स। तो गाइज मैंने उनको आंसर किया कि सर मैं बचपन से ही कहीं ना कहीं सेल्स वाले इन्वायरमेंट में हूँ, मुझे पता है कि कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, और प्लस फेसबुक मार्केट प्लेस पर मैंने डायरेक्ट सेल भी किया हुआ है। तो ये सारी स्किल्स को मैं चाहता हूँ कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करूँ, एक तरीके से प्रोफेशनली ग्रो करने का मौका मिले मुझे अपने स्किल्स को यूज़ करके। तो इसलिए सर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सेल्स में, क्योंकि मुझे सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखता है, और प्लस मेरे जो स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मैं अपना 100% दूंगा, तो इस फील्ड में मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। सेम क्वेश्चन जो राउंड 2 में पूछा गया था, तो फिर मैंने वही आंसर को बताया यहाँ पे। तो गाइज अब बात करते हैं सिनारियो की। यहाँ पे गाइज सर जो है वो पेरेंट बने हुए थे, और मुझे यहाँ पे बायजूस का बीडीए बनना था, और मुझे बात करना था, बायजूस सेल करना था। सर ने मुझे सिचुएशन दिया, सर ने मुझसे कहा कि आप मुझे बताओ कि आप बायजूस की क्लासेस कैसे बेचोगे, किसी भी तरीके का सिचुएशन लो एंड स्टार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे, पेरेंट को ग्रीट करोगे, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर, मैं इंद्रजीत बात कर रहा हूँ बायजूस द लर्निंग एप्लीकेशन से, क्या मेरी बात आकाश के फादर से हो रही है। तो सर यहाँ पे तुरंत मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉल। यहाँ पर उन्होंने मुझे बीच में टोक दिया ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, और बेसिकली वो देखना चाहते थे कि मैं कैसे हैंडल करता हूँ इस सिचुएशन को। तो जैसे उन्होंने अचानक से पूछा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कॉल, तो मैंने बोला कि सर इस कॉल को करने का मकसद यही है। तो बेसिकली सर आपके बच्चे के स्टडी से रिलेटेड बात करनी है। बच्चे अपने घर पे बैठ करके हमारी कोर्सेज कर सकते हैं सर, उनको किसी भी तरह की इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं होगी सर। जैसे कि आपको पता होगा सर, अभी कोरोना का समय चल रहा है, अभी कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि अपने बच्चे को अपने घर से दूर भेजें। तो ऐसे सिचुएशन में सर आप अपने बच्चे को घर पे ही बैठा करके पढ़ा सकते हैं। ये मैंने कोरोना का एग्जाम्पल दे दिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल, क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन हो रहे थे और बच्चों के स्कूल्स भी ऑफ थे, तो इसका मैंने एग्जाम्पल लेकर के मैंने पिच किया। तो सर यहाँ पे फिर से एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि हमें किसी भी तरह की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अभी तक हमने अपने बच्चे को किसी भी तरह का ट्यूशन ज्वाइन नहीं कराया है, और उसका परफॉर्मेंस अभी भी सही है, बिना ट्यूशन के ही उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमें नहीं लगता कि उसको ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर आपको पेरेंट कुछ इस टाइप से बोलेगा तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो। तो मैंने बोला कि सर जैसा कि आपको पता है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि सर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ते हैं वैसे सिलेबस भी वास्ट होता है,
और सर अगर बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल पाएगा उस टाइम पे, तो बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है सर वो बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए सर ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को शुरू से ही एक अच्छा गाइडेंस दें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि बच्चे जब छोटे क्लास में रहते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे हायर क्लास में जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। तो मैंने इस तरीके से बहुत पोलाइटली एकदम अच्छे से समझा रहा था। तो फिर सर यहाँ पे बोलते हैं कि बच्चे खुद डिसाइड करेंगे जी, जब उनको ट्यूशन करने की ज़रूरत लगेगी वो खुद ट्यूशन ज्वाइन कर लेंगे, हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि सर बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत है या नहीं। अभी एज अ पेरेंट आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको बच्चे का फ्यूचर कैसा देना है। आगे जा कर के अगर वो डिसाइड करते हैं कि उनको IAS ऑफिसर बनना है, तो क्या पता सर उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी हो, क्योंकि सर अगर IAS बनना चाहता है बच्चा तो उसको अभी से ही बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो अभी से ही उसको बायोलॉजी मतलब साइंस पे ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा सर? बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को अभी उनके मैथ और साइंस बेसिकली इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है मैथ और साइंस, यही जो है आगे जा कर के काम देते हैं। चाहे बच्चा किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन आपको 10th तक आपको ये बेस मजबूत करना ही होगा। तो इसलिए सर आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके बच्चे को कैसा फ्यूचर देना चाहिए। आप अपने बच्चे को अगर IAS बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको अभी से ही इन्वायरमेंट क्रिएट करके देना होगा बच्चों को। तो फिर सर ने बोला कि ओके सोचेंगे, स्कूल में बात करके बताएंगे आपको। गाइज ये मैक्सिमम पेरेंट्स जो है आपको ये इस टाइप के बात करेंगे आपसे कि ओके सोच के बताएंगे या फिर किसी भी तरह की बात करेंगे आपसे, मतलब बेसिकली वो टालने की कोशिश करेंगे। तो मैंने बोला कि सर बेसिकली अगर आप स्कूल वालों से पूछोगे तो वो तो बोलेंगे ही कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है, हमारी जो स्कूल में पढ़ाई की जा रही है वो इनफ है बच्चे के लिए। सर कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट आपको खुद डिसाइड करना है कि आप बच्चे को कैसा गाइडेंस देना चाहते हैं। और सर बच्चे स्कूल में बहुत सारे बच्चों के बीच में पढ़ाई करते हैं जहाँ पे उनके पास उतना टाइम नहीं होता है फैकल्टी के पास भी कि बच्चों को 1-to-1 सेशन दे सके। अगर बच्चे के अंदर कोई डाउट भी है तब भी वो टीचर क्लियर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास कुछ लिमिटेड टाइम होते हैं, लाइक 40 मिनट या 50 मिनट का क्लास होते हैं एक। तो अगर आप स्कूल में जा करके पूछोगे कि मैं बायजूस की क्लासेस लूँ या नहीं लूँ, तो सर जाहिर सी बात है कि वो तो यही बोलेगा ना कि आपको किसी दूसरे जगह पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बट सर कहीं ना कहीं डिसीजन तो आप ही को लेना है। तो उसके बाद सर ने मुझे बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है जी, मैं बाद में सोच के बताऊँगा। तो फिर मैंने बोला कि सर अभी यहाँ पर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, एक अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, तो अभी ऑफर के टाइम पे ही लीजिए ताकि आपका भी हेल्प हो सके। बेसिकली गाइस जो मेरा इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम पे न्यू ईयर था, तो मैंने वहाँ पे न्यू ईयर का एग्जांपल देकर के बताया कि सर न्यू ईयर के मौके पे हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट लेकर के आए हैं। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड पीरियड में अगर आप इस कोर्स को लेते हैं सर, तो कहीं ना कहीं आपका हेल्प हो जाएगा फाइनेंशियली और बच्चे की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो इस टाइप के एग्जाम्पल दे करके जब मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था तो सर कन्विंस हो गए और उन्होंने बोला ओके वेल डन। उसके बाद उन्होंने मुझसे एक बात पूछा कि अगर पेरेंट ये बोले कि सब कुछ अवेलेबल है फ्री में, तो हम क्यों पैसे खर्च करें बायजूस की क्लासेस लेने के लिए, बायजूस की कोर्स खरीदने में। तो मैंने उसका आंसर दिया कि सर आप मुझे ये बताओ आपका बेटा किस स्कूल में जाता है। जाहिर सी बात है सर प्राइवेट स्कूल में जाता होगा, राइट। सर आप मुझे ये बताओ अगर फ्री की चीज़ें इतनी अच्छी हैं तो सर आप उनको गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजते हो। सर अगर आपको लगता है कि फ्री की चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं तो सर आप उनको प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज रहे होते, आप उनको किसी न किसी गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे होते हैं। अगर आप उनको एक प्राइवेट स्कूल में भेजते हो इसका मतलब यही है सर कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि फ्री की चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती हैं। और गाइज मैंने जो ये एग्जांपल दिया ना, सर वाज वेरी इम्प्रेस्ड और उन्होंने बोला कि फेयर इनफ। और यहाँ पे मेरा सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद गाइज यहाँ पे रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन किया गया, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन किया गया मुझसे वो ये था, लो CTC विथ गुड मैनेजर और हाई CTC विथ रूड मैनेजर। तो मैंने यहाँ पे बोला लो CTC विथ गुड मैनेजर, क्योंकि सर मैनेजर का गुड होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजर रूड होगा तो फिर हम डिमोटिवेट हो जाएंगे अपने काम को लेकर के। अगर मैनेजर अच्छा है तो सर हमें मोटिवेट भी करेगा काम करने के लिए और हम अपना 100% दे पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन था गुड करियर प्रोग्रेशन विथ लेस वर्क लाइफ बैलेंस और स्लो करियर प्रोग्रेशन विथ गुड वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया था गुड करियर प्रोग्रेस विथ लेस वर्क लाइफ बैलेंस। इसका मतलब यही हुआ गाइज कि मुझे करियर को लेकर के ज़्यादा चिंता है, मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ, मतलब कि मैं अपने लाइफ में थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ लेकिन अपने करियर में नहीं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था गुड वर्क लाइफ बैलेंस विथ लो CTC और लेस वर्क लाइफ बैलेंस विथ गुड CTC। तो मैंने इसका आंसर दिया था लेस वर्क लाइफ बैलेंस विथ गुड CTC।
मतलब कि CTC आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो अपने लाइफ में, थोड़ा 10 घंटे के ज़्यादा 12 घंटे भी काम कर सकते हो, लेकिन CTC थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है, गुड मैनेजर विथ स्लो करियर प्रोग्रेशन और रूड मैनेजर विथ गुड करियर प्रोग्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैनेजर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर मैनेजर आपका अच्छा रहेगा तो गारंटी है कि आपका करियर प्रोग्रेशन अच्छा ही होगा। रूड रहेगा तो चांस ही नहीं है कि आपका प्रोग्रेशन अच्छा हो पाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया था, गुड मैनेजर विथ स्लो करियर प्रोग्रेशन। उसके बाद गाइज मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए थे और उसको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से उसको अरेंज करना था। सबसे पहला ऑप्शन था वर्क लाइफ बैलेंस, मनी, करियर प्रोग्रेशन, जॉब सेटिस्फैक्शन। तो मैंने जस्ट इसको उल्टा कर दिया, जो कि अकॉर्डिंग टू माई प्रायोरिटी था। जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे पहला प्रायोरिटी है, करियर प्रोग्रेशन दूसरा, मनी तीसरा और वर्क लाइफ बैलेंस लास्ट में। थोड़ा हार्डवर्क कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जॉब सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, करियर ग्रोथ होना चाहिए और मनी भी होना चाहिए भाई, अच्छा सैलरी होना चाहिए, और बाकी जो हमारी जो लाइफ है उसमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा इंटरव्यू जो है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर लास्ट में मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ यू डोंट गेट सिलेक्टेड व्हाट इज़ योर प्लान बी। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसका आंसर दिया, I will apply in other companies and if possible I will ask you the feedback that where can I improve myself so that I will implement in next round of interviews in other companies as well. And also after 3 months I will reapply in this company because Byju's is a very reputed company and who don't want to be a part of such a reputed company. मैंने ये बोला तो उन्होंने बोला कि ओके डन, और आप लीव कर सकते हैं इस मीटिंग को, और जो भी इस इंटरव्यू का रिजल्ट होगा वो आपको नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको मेल कर दिया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया, और गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि 4-5 दिन के बाद मुझे मेल आया था कि कॉन्ग्रेचुलेसन आप सिलेक्टेड हो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो गाइज ये था पूरे इंटरव्यू का क्वेश्चन एंड आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। गाइज इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आप मेरे तरफ से मिस नहीं करेंगे। और गाइज ये जो मैंने PDF बना करके रखा हुआ है क्वेश्चन एंड आंसर का, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे आप मेल भी कर सकते हो, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इस इंटरव्यू को आप आराम से क्रैक कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करना सारी चीज़ों को, आपकी सिलेक्शन जरूर से जरूर होगी। बेस्ट ऑफ लक। किसी भी तरह का अगर आपके मन में डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कॉमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा। और मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।